रिलेशनल अलजेब्रा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था रिलेशनल मॉडल क्या है। अब हम देखेंगे अगर हमें एक से ज़्यादा रिलेशंस पे कोई ऑपरेशन करना है, जैसे यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, जैसे सेट थ्योरी होती है ना मैथमेटिक्स में, जिसमें हम ये सारे ऑपरेशंस करते हैं सेट्स पे, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऐसे ही ये सारे ऑपरेशंस हम एक या एक से ज़्यादा रिलेशंस पे कर सकते हैं, या एक या एक से ज़्यादा टेबल्स पे कर सकते हैं। तो ये है रिलेशनल अलजेब्रा। तो डेफिनेशन क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा डिफाइंस अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। जैसे कि अलजेब्राइक ऑपरेशंस होते हैं वो एक से ज़्यादा इनपुट लेते हैं और हमें एक नंबर आउटपुट में देते हैं। इसी तरह रिलेशनल अलजेब्रा में क्या होगा, इनपुट में हम एक या एक से ज़्यादा रिलेशंस देंगे और आउटपुट में भी हमें क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा। जैसे अलजेब्रा नंबर्स पे काम करेगा, रिलेशनल अलजेब्रा रिलेशंस पे काम करेगा। तो बेसिक रिलेशनल ऑपरेशंस क्या क्या हैं? वो है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसके अलावा कुछ और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि हमें देखने हैं, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, डिवीजन, रीनेम एंड जॉइन। ठीक, तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हम देखते हैं। ये तो एक थ्योरी है, ठीक है, कि दो रिलेशंस पे कैसे हम यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमें इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे, हम इन सारे ऑपरेशंस को सीक्वल क्वेरी के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हमें अभी बस इसे थ्योरेटिकली समझना है कि ये होता क्या है। यूनियन का मतलब होता है कि दो रिलेशंस के बीच में यूनियन ऑपरेशन। ठीक, आर यूनियन एस, इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। आर क्या है, एक रिलेशन है, और एस क्या है, एक दूसरा रिलेशन। तो टी का मतलब है टपल। हर एक टपल जो होगी आर यूनियन एस में, वो कौन कौन सी टपल होगी, या तो वो आर में होगी या तो वो एस में होगी। ठीक है, यूनियन का मतलब एक तरीके से एडिशन हो गया इसकी और इसकी टपल्स को मिला के जो हमारा फाइनल रिलेशन बना, और उसमें डुप्लीकेट टपल्स नहीं होंगी। ठीक है, डुप्लीकेट टपल्स को अपने आप ये एलिमिनेट कर देगा। जैसे इसमें 3 टपल्स हैं और इसमें 2 हैं, लेकिन इनके यूनियन में कितनी टपल्स हैं, 4, 5 नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा 2 इसमें भी है और अल्फ़ा 2 इसमें भी है। तो ये डुप्लीकेट टपल्स को अपने आप यूनियन ऑपरेशन क्या करता है, रिमूव कर देता है। अब दो रिलेशंस का अगर हमें यूनियन निकालना है तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। दोनों रिलेशंस में सेम नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। जैसे इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी, तो इसमें भी 2 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए ए और बी। ठीक है, सेम नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। उनके डोमेन्स आपस में सेम होने चाहिए। जैसे इसमें अल्फ़ा है, इसका ए के लिए वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा में है, तो इसमें भी ए के लिए वैल्यूज़ किस में होनी चाहिए, अल्फ़ा बीटा में। ये इसका डोमेन है। और डुप्लीकेट टपल्स जो होंगी वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ देखा अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 2, ये डुप्लीकेट टपल्स अपने आपस में एलिमिनेट हुए। तो यूनियन ऑपरेशन से हमने दो रिलेशंस को कंबाइन कर लिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन टपल्स मिलती हैं हमें। ठीक है, जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी वो मिलेंगी। जैसे इसमें 3 टपल्स हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, और इसमें अल्फ़ा 2, बीटा 2। तो कॉमन टपल कौन सी है, ये वाली है, अल्फ़ा 2। तो आर इंटरसेक्शन एस का आउटपुट क्या होगा, अल्फ़ा 2। सेट डिफरेंस ऑफ टू रिलेशंस। आर माइनस एस का मतलब होता है सिर्फ वो टपल्स जो आर में हों और एस में ना हों। ठीक है, मतलब डुप्लीकेट टपल्स को हटा के सिर्फ आर की जो टपल्स होंगी वो हमें आउटपुट में दिखनी चाहिए। तो ये रिलेशन आर है, इसमें ये 3 टपल्स हैं और इसमें ये 2 टपल्स हैं। तो आर माइनस एस में क्या होगा, सिर्फ वो टपल्स जो आर में हों और एस में ना हों,
तो अल्फ़ा 1 आ जाएगा, अल्फ़ा 2 नहीं आएगा क्योंकि ये एस में भी है, और बीटा 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आर माइनस एस। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, दो रिलेशन की टपल्स को कंबाइन कर देगा। ठीक, इसमें क्या है, इट्स रिजल्ट कंटेन्स ऑल पेयर ऑफ टपल फ्रॉम टू रिलेशंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच। ठीक है, जैसे ये रिलेशन आर है, इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी, तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन एस में भी यही दो एट्रीब्यूट्स हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन एस में कोई भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब आर क्रॉस एस, इसमें सारे पेयर्स बनेंगे। जैसे इसकी पहली रो का इसकी सारी रोज के साथ पेयर बनेगा। ठीक है, इसी तरह इसकी सेकेंड रो का इसकी सारी रोज के साथ पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी 2 रो और इसकी 4 रो, तो 4 2 ज़ा 8। तो जो फाइनल आर क्रॉस एस बनेगा उसमें कितनी टपल्स होंगी, 8, और जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो जुड़ जाएंगे। इसके 2 थे, इसके 3, तो टोटल आर क्रॉस एस में कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, 5। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन आर में 3 एट्रीब्यूट्स हैं और एस में 2 एट्रीब्यूट्स हैं, और आर में 3 टपल्स हैं और एस में 4 टपल्स हैं। तो आर क्रॉस एस में कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, 3 + 2 5, और टपल्स कितनी होंगी, 3 × 4 12। ये जैसे इसकी फर्स्ट रो का अल्फ़ा 1 का पेयर बनेगा इसकी चारों रोज के साथ। ठीक है, अल्फ़ा 1 यहाँ सेम है और यहाँ रिलेशन एस की 4 रोज आ गई। इसी तरह सेकेंड रो बीटा 2 का पेयर बनेगा इसकी सारी रोज के साथ। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेमिंग इश्यूज। नेमिंग इशू कब आएगा, अगर दो टेबल्स में कोई एट्रीब्यूट है जिनका नेम सेम है। जैसे यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, लेकिन यहाँ पे इसकी अलग डोमेन है, यहाँ इसका अलग डोमेन है। तो जो फाइनल आर क्रॉस एस होगा उसमें कैसे पता चलेगा, उसमें बी 2 बार लिखेंगे हम। ठीक है, लेकिन ये किस रिलेशन का है, एट्रीब्यूट आर का है या एस का है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसके साथ डॉट लगा के हम रिलेशन का नाम लिख देंगे। हमने लिख दिया आर डॉट बी, मतलब ये वाला बी एट्रीब्यूट जो है वो रिलेशन 1 का है और ये वाला बी एट्रीब्यूट किसका है, रिलेशन एस का है। तो इस तरीके से सेम अगर एट्रीब्यूट नेम्स हैं तो नेमिंग इशू हम इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑपरेशन। प्रोजेक्शन ऑपरेशन का मतलब होता है अगर हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे इसमें 3 कॉलम्स हैं लेकिन हमें 2 ही कॉलम सेलेक्ट करने हैं। ठीक, तो सीक्वल क्वेरी कैसे लिखते थे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल, है ना। अगर हमें किसी टेबल का एक कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट यूज़ करते थे। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन यहाँ सिलेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एसक्यूएल का जो सिलेक्शन ऑपरेशन है वो क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल अलजेब्रा में उसको हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन कहते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। ठीक है, ये पाई का सिंबल है। ठीक है, यहाँ सफिक्स में हम लिख देंगे जो एट्रीब्यूट्स हमें सेलेक्ट करने हैं। हमें ए और सी सेलेक्ट करने हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया A, C, और आगे ब्रैकेट में रिलेशन का नाम, मतलब कौन से वाले रिलेशन पे हमें प्रोजेक्ट ऑपरेशन लगाना है। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन में हम पाई सिंबल यूज़ करेंगे। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ऑपरेटर्स पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो इस टेबल पे हमने आफ्टर अप्लाइंग प्रोजेक्शन ऑपरेशन ये आउटपुट मिला हमें, सिर्फ ए और सी सेलेक्ट हो गए और जो डुप्लीकेट रोज़ हैं वो अपने आप डिलीट हो जाएंगी, तो फाइनल आउटपुट ये मिलेगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन इज़ सिमिलर टू, जैसे हम वेयर कंडीशन लगाते थे ना एसक्यूएल क्वेरी में कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर रोल नंबर इज़ दिस, है ना, हम कोई कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑपरेटर, मतलब अगर हमें ये सेलेक्ट ऑपरेटर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है सीक्वल क्वेरी में, हम क्या लिखेंगे, वेयर क्लॉज, है ना, वेयर के साथ हम कंडीशन लगाएंगे।
तो सेलेक्ट ऑपरेशन का मतलब होता है कि सेलेक्ट टपल्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन प्रेडिकेट या कंडीशन। टेबल की सारी रोज सेलेक्ट ना करके कुछ पर्टिकुलर रोज को सेलेक्ट करो जो एक किसी प्रेडिकेट या कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो सेलेक्ट ऑपरेटर में सिग्मा सिंबल आता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। प्रोजेक्ट में पाई आएगा, पी फॉर प्रोजेक्ट, पी फॉर पाई, एस फॉर सेलेक्ट एंड एस फॉर सिग्मा। तो सेलेक्ट ऑपरेटर में सिग्मा सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक। जैसे मान लो ये हमारी टेबल है म्यूज़िक, सॉरी ये हमारी इंस्ट्रक्टर की टेबल है, ठीक है, कि कौन सा वाला इंस्ट्रक्टर किस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं। अब अगर हमें केवल वो रोज़ सेलेक्ट करनी है जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम क्या है म्यूज़िक, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा मतलब सेलेक्ट, फिर यहाँ सफिक्स में क्या देंगे, कंडीशन। यहाँ हमने कंडीशन दे दी डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू म्यूज़िक, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, रिलेशन का नाम। तो अब क्या होगा, वो रोज़ सेलेक्ट हो गई जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम क्या है म्यूज़िक। ये एक कंडीशन हो गई। हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को आपस में जोड़ सकते हैं यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स, ठीक। जैसे हमें वो इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करने हैं जिनका डिपार्टमेंट नेम फिज़िक्स है, और इस सिंबल का क्या मतलब है, एंड डिपार्टमेंट नेम फिज़िक्स हो और सैलरी ग्रेटर देन 90,000 हो, तो उसका आउटपुट ये होगा। जैसे यहाँ पे दो इंस्ट्रक्टर्स थे जो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में थे, लेकिन एक की सैलरी ग्रेटर देन 90,000 है और एक की सैलरी लेस देन 90,000 है, लेकिन हमें वो इंस्ट्रक्टर चाहिए था जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 90,000 और डिपार्टमेंट फिज़िक्स है। तो एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, इनको हमने इस कनेक्टर से जोड़ दिया, इसको बोलते हैं एंड, तो हमें ये आउटपुट मिल गया। तो वी कैन यूज़ कनेक्टिव्स लाइक एंड। अगर और कंडीशन लगानी है तो वी वाला सिंबल यूज़ होगा, नॉट कंडीशन लगानी है तो ये सिंबल यूज़ होगा। तो कंबाइन टू और मोर प्रेडिकेट्स या कंडीशन। इसी तरह हम ये ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। जैसे हमें ये सिलेक्ट करना है, यहाँ हमने इक्वल टू यूज़ किया ना, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू म्यूज़िक, हम इसके साथ नॉट लगा देंगे तो क्या होगा कि वो डिपार्टमेंट्स वो टपल्स डाल देंगी जहाँ डिपार्टमेंट नेम म्यूज़िक नहीं होगा। अब है रीनेमिंग अ टेबल। रीनेम ऑपरेटर को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रो सिंबल है। अगर हमें किसी रिलेशन को किसी दूसरे नाम से रेफ़र करना है, ठीक है, रीनेम मतलब नेम चेंज, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, रीनेम, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं रो एक्स ई का मतलब ओरिजिनल नेम और एक्स का मतलब हो गया न्यू नेम, रिटर्न्स द एक्सप्रेशन ई अंडर द नेम एक्स, ठीक। इससे क्या होगा, जो भी हमने ई में दिया है रिलेशन का नाम, उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, एक्स। जैसे ये एक रिलेशन है आर, अब हमें क्या निकालना है, आर क्रॉस आर, मतलब आर का खुद के ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कैसे पॉसिबल है, आर का आर के साथ अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो क्या होगा, 2 बार ए बी आएगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये वाला ए बी किसका है, तो यहाँ हमने रीनेम ऑपरेटर यूज़ कर लिया, मतलब आर का जब आर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो जो सेकंड वाला आ रहे हैं उसका नेम रीनेम होके क्या हो जाए, एस। तो अब क्या होगा, ये तो पहले वाले आर के एट्रीब्यूट्स हो गए और ये दूसरे वाले आर के एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक। अगर हम रीनेम नहीं यूज़ करते तो यहाँ भी क्या लिख के आता, आर डॉट ए आर डॉट बी, लेकिन हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते समय सेकंड वाले रिलेशन आर को रीनेम कर दिया एस से, ठीक। तो यहाँ पे इस रिलेशन का नाम क्या हो गया, एस, इसीलिए यहाँ लिख के आ रहा है एस डॉट ए और एस डॉट बी, और ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है नेचुरल जॉइन। जॉइन का मतलब है जॉइनिंग टू रिलेशन, बट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हम दो रिलेशंस का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे तो दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन नेचुरल जॉइन में जब हम दो रिलेशंस को जॉइन करेंगे तो वो दो रिलेशंस आपस में रिलेटेड होने चाहिए, मतलब उनके बीच
एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा। और नेचुरल जॉइन में हमें केवल वो टपल्स दिखेंगी, मतलब नेचुरल जॉइन एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें सिर्फ वो टपल्स मिलेंगी जो कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यू उन दोनों रिलेशंस में सेम हो। अभी एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। और जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा वो नेचुरल जॉइन में एक ही बार आएगा। जैसे रिलेशन आर में एक एट्रीब्यूट है ए और बी, और रिलेशन एस में एट्रीब्यूट्स हैं बी और सी, तो फाइनल नेचुरल जॉइन में कितने एट्रीब्यूट्स होंगे? 3, ए बी सी। बी रिपीट नहीं होगा। जैसे दो रिलेशन है, एक है इंस्ट्रक्टर और एक है टीचर्स। ठीक, टीचर्स एक टेबल है और एक है इंस्ट्रक्टर की टेबल। तो इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? आईडी। आईडी मतलब इंस्ट्रक्टर की आईडी। तो अब अगर हम नेचुरल जॉइन निकालेंगे इन दो टेबल्स का, तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलेगा। ये है इंस्ट्रक्टर की टेबल, इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी। और ये क्या है? रिलेशन टीचर्स है ना, ये टीचर्स की टेबल है। आईडी, ये आईडी और ये आईडी सेम है, इंस्ट्रक्टर्स की आईडी। कोर्स आईडी कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर कौन से कोर्स को पढ़ा रहा है, कौन से सेमेस्टर को पढ़ा रहा है, कौन से ईयर को पढ़ा रहा है। अब जब हम इन दोनों का नेचुरल जॉइन करेंगे तो नेचुरल जॉइन क्या हम कर सकते हैं इनका? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉमन एट्रीब्यूट है इनके बीच में। अब क्या होगा? अब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये रो इसकी हर रो से कंबाइन नहीं होगी, ये रो इसकी उसी वाली रो से कंबाइन होगी जिसमें आईडी की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, जैसे इसकी पहले टपल में आईडी की वैल्यू क्या है? 5 टाइम्स 2, 2 2 2 2। तो ये किससे कंबाइन होगी? इससे, इससे और इससे। ठीक है, तो हमारे आउटपुट में ये 3 टपल्स देखें। अब नेक्स्ट 1 2 3 2 1, ये तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इस टपल का इसके साथ पेयर नहीं बनेगा। इसी तरह ये है इधर, तो इसका इससे नहीं, सिर्फ इससे पेयर बनेगा। ठीक, तो एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, लेकिन इसमें वही टपल्स आएंगी जिसमें एट्रीब्यूट, कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम होगी। तो ये वाली टपल आ गई, फिर इसका इससे बन जाएगा, ये वाली टपल आ जाएगी। तो नेचुरल जॉइन में कितनी टपल्स आई? 5 टपल्स आई। और यही अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते तो कितनी टपल्स आती? 6 इनकी, 5 इसकी और 5 इसकी, तो 5 × 5 25 टपल्स होती। तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि अब देखो कैसे हमने नेचुरल जॉइन से क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि वो इंस्ट्रक्टर जिसकी आईडी ये है वो कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला इंस्ट्रक्टर ये कोर्सेज पढ़ा रहा है, ये वाला इंस्ट्रक्टर अभी कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, ये है बेशक इस डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी कोई कोर्स नहीं चल रहा है। इसी तरह ये वाला इंस्ट्रक्टर ये वाले सेमेस्टर को ये वाला कोर्स पढ़ा रहा है, और ये वाला इंस्ट्रक्टर ये वाला कोर्स। तो 2 टेबल को मिला के हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई, इसको बोलते हैं नेचुरल जॉइन। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड्स 12 रूल्स। ये एक थियोरेटिकल टॉपिक है। एक साइंटिस्ट थे E.F. कॉर्ड, जिन्होंने रिलेशनल मॉडल, ये जो अभी हमने पढ़ा, इसको इन्वेंट किसने किया था? E.F. कॉर्ड ने। तो इन्होंने रिलेशनल मॉडल की डिज़ाइनिंग के लिए अपने 12 रूल्स दिए। ठीक, कि जब भी हम कोई रिलेशनल मॉडल बनाएंगे तो हम किसी डेटाबेस डिज़ाइन को रिलेशनल तभी कहेंगे जब वो इन 13 रूल्स को सेटिस्फाई करेगा। वैसे तो ये 12 रूल्स कहते हैं, लेकिन इसमें है 13। Codd's rules actually define what quality a DBMS require in order to become a relational database management system। मतलब किसी भी डेटाबेस को हम RDBMS रिलेशनल डेटाबेस तभी कहेंगे जब वो कॉर्ड के 12 रूल्स को सेटिस्फाई करेंगे। पहला है रूल 0,
इसका मतलब है कि दिस रूल स्टेट्स दैट, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो रूल 0 का क्या मतलब है? वैसे तो 12 रूल्स हैं, 1 to 13, 12 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। द रूल स्टेट्स दैट फॉर अ सिस्टम टू क्वालिफाई RDBMS it must be able to manage database entirely through the relational capability। मतलब अगर कोई डेटाबेस RDBMS है तो उसके अंदर रिलेशनल DBMS की सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। रूल 1 है इंफॉर्मेशन रूल। इसका मतलब है कि ऑल इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस इज़ टू बी रिप्रेजेंटेड इन रो एंड कॉलम। ठीक है, अगर कोई डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी? रो और कॉलम के फॉर्म में। गारंटेड एक्सेस, इसका मतलब है ईच यूनिक पीस ऑफ डेटा एटॉमिक वैल्यू शुड बी एक्सेसिबल बाय टेबल नेम, प्राइमरी की और कॉलम नेम। ठीक है, इन 3 चीज़ों की मदद से हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, टेबल नेम, रो और कॉलम। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल, इसका मतलब है कि नल को हमें कंफ्यूज नहीं करना है 0 से। नल का मतलब होगा कि डेटा या तो अभी है नहीं या उसकी वैल्यू, मतलब डेटा अभी मिसिंग है, डेटा है नहीं। और जो प्राइमरी की होगी उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। और नल को 0 से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 एक न्यूमेरिक वैल्यू है और नल का मतलब है कि वैल्यू है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। रूल 4 कहता है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग डेटाबेस। इसका मतलब है कि डेटाबेस, कैटलॉग का मतलब किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। ठीक, तो डेटाबेस का जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑनलाइन स्टोर करके हमें रखना चाहिए। पावरफुल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, जो भी रिलेशनल डेटाबेस है उसको यूज़ करने के लिए उसके साथ एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे हम RDBMS में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए? SQL। SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। व्यू अपडेशन रूल, इसका मतलब है ऑल द व्यू दैट आर थियोरेटिकली अपडेटेबल शुड बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम एज वेल। नेक्स्ट है रिलेशनल लेवल ऑपरेशन। इसका मतलब है जो भी हमने रिलेशनल ऑपरेशंस हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे सपोर्टेड होने चाहिए। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, हम अपने टेबल्स पे ही सारे ऑपरेशंस करते हैं। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है कि जो फिज़िकली जो हमारी डेटा फाइल स्टोर हो रही हैं, ठीक, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब हमने अगर अपना डेटाबेस एक सिस्टम से उठा के दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब दूसरी डिस्क पे डाल दिया, तो उससे हमारे डेटाबेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिज़िकल स्टोरेज डिवाइस अगर चेंज होता है, जैसे डिस्क चेंज होती है, तो उससे हमारे डेटाबेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है अगर हम डेटाबेस में कोई चेंज करते हैं तो हमें उस एप्लीकेशन में कोई चेंज ना करना पड़े जो एप्लीकेशन उस डेटाबेस को यूज़ कर रही है। ठीक है, डेटाबेस के 3 लेवल्स होते हैं ना, फिज़िकल, लॉजिकल और व्यू लेवल। तो लॉजिकल लेवल पे जो चेंज है वो हम आसानी से कर पाएँ और व्यू लेवल पे या एप्लीकेशन लेवल पे हमें कोई चेंज ना करना पड़े। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। तो DBMS के अंदर अगर आपका डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है तो उसके अंदर ही आप चेक्स लगाइए। ठीक है, मतलब आप किसी और एप्लीकेशन पे मत डिपेंडेंट रहिए, आप उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अपने डेटाबेस में ही चेक्स लगाइए। जैसे हमने कीज़ बना दी, फॉरेन की, प्राइमरी की, जिससे कि एरर ना हो हमारे डेटाबेस में। तो इस तरीके से हमें डेटाबेस में ही कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे जिनको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस,
इसका मतलब ये है कि अक्रॉस द नेटवर्क हमारा डेटाबेस आसानी से डिस्ट्रीब्यूटेबल होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं भी बैठ के अपना डेटाबेस यूज़ कर पाओ, किसी भी लोकेशन से आप अपने डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो। नॉन सबवर्जन रूल, नॉन सबवर्जन रूल का मतलब ये है कि अगर कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ आपके डेटाबेस में तो आप सिक्योरिटी चेक्स लगाओ। ठीक है, इफ़ लो लेवल एक्सेस इज अलाउड टू अ सिस्टम इट शुड नॉट बी एबल टू बाईपास इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी रूल्स टू चेंज द डेटा। मतलब हम अपने कोई भी हमारे डेटा में चेंज ना कर पाए। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी हमारे डेटाबेस में चेंज ना कर पाए, इसके लिए हमें कुछ चेक्स लगाने चाहिए अपने डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए। ये EF कोड के रूल्स मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, जिनको हिंदी में समझना होगा वो वही सेम रूल्स यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, IGS है ना, I मतलब इंफॉर्मेशन रूल, G गारंटीड एक्सेस, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल। ठीक है, ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। APVR PLI, इस तरीके से कुछ आपको अपना कोड बना के इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये है EF कोड के 12 रूल्स। इसी के साथ रिलेशनल मॉडल फिनिश होता है। ठीक है, पूरा हमने कवर कर लिया 2 लेक्चर्स में, जिसमें हमने कीज देखा क्या क्या होता है, हमने रिलेशनल अलजेब्रा देख लिया, डिफरेंट ऑपरेटर्स देख लिए और EF कोड के रूल्स। ओके, थैंक यू।